नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने देखा होगा शायद, और ये दूसरा सेशन है इतिहास के। और जहां हम लोगों ने ख़त्म किया था आज वहीं से इसका शुरुआत करने वाले हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसको पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था राष्ट्रवाद के उदय के बाद नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट कैसे राजा बना और उसके बारे में उन्होंने लोगों को दबाने की कोशिश की, इससे राष्ट्रवादी भावनाएं और बढ़ गई। इसके बाद हमने देखा 1815 वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन क्या था कि इसमें दुनिया के तमाम देशों ने मिलके एक संगठन बनाया जिसे वियना नाम रखा। वियना कांग्रेस भी था, एक पार्टी का नाम है जो वियना में था, तो उसको भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वियना सम्मेलन किया, उसके द्वारा नेपोलियन की शक्ति समाप्त कर दी गई। यानी एक तरफ से मोटे तौर पे समझिए कि फ्रांस की शक्ति समाप्त कर दी गई, क्योंकि फ्रांस का शासक था नेपोलियन बोनापार्ट, समझे। तो वियना सम्मेलन का यह प्रभाव था। वियना सम्मेलन का मेजबानी कौन किया था? मेटरनिख किया था। कई लोग मेटरनिख युग की बात करते हैं, आज हम लोग इसको भी बात करेंगे मेटरनिख युग क्या है। तो 1830 की क्रांति भी हमने देख ही ली थी लगभग। आज 1848 की क्रांति के ऊपर बात करेंगे मोटा मोटी तौर पे। और 1848 की क्रांति के बाद इटली के एकीकरण को समझेंगे, और इटली के एकीकरण के बाद संभव हुआ तो जर्मनी का एकीकरण करेंगे, नहीं तो देखेंगे, नहीं तो जर्मनी का एकीकरण और यूनानी में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसको, दोनों को एक साथ एक अलग पार्ट में देख लेंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं, अब विलंब नहीं किया जाए। थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं 1830 की क्रांति, 1830 की क्रांति, ठीक है। 1830 की क्रांति में हमने देखा था राजा कौन था? चार्ल्स दसम। चार्ल्स, इन्होंने प्रधानमंत्री किसको बनाया? पोलीगेनक को। इससे पहले किसका शासन था? इससे पहले शासन था लुई 18 का। लुई 18 कौन था? एक उदारवादी नेता था, ठीक है। चार्ल्स दसम घोर प्रतिक्रियावादी था, पोलीगेनक घोर प्रतिक्रियावादी था। हम प्रतिक्रियावादी का नाम बार बार ले रहे हैं। प्रतिक्रियावादी मतलब क्या? कट्टर आदमी था, खराब आदमी था, रूढ़िवादी आदमी था, जनता के भलाई में उसको कुछ समझ में नहीं आता था, प्रतिक्रियावादी आदमी था। इसी में हम लोग क्या लगा देते हैं? घोर प्रतिक्रियावादी आदमी था, ठीक है। तो ये दोनों घोर प्रतिक्रियावादी था। इसने क्या किया कि 25 जुलाई को 4 अध्यादेश पारित किए। क्या किए? 4 कानून पारित किए, और 4 कानून पारित करके जनता का गला घोंटने का प्रयास किया, उनकी भावनाओं को मारने का कोशिश किया। जो राष्ट्रवादी भावनाएं उभर रही थी उसको खत्म करने का प्रयास किया उस 4 कानून के द्वारा। तो जनता क्या करने लगी? बगावत करने लगी। और इस तरीके से 25 जुलाई के बाद 28 जुलाई आते आते गृह युद्ध शुरू हो गया। कहाँ पे? फ्रांस में। गृह युद्ध किसको कहते हैं आप? गृह युद्ध मतलब अपने देश में अशांति का माहौल आ जाना, क्या कहते हैं उसको? गृह युद्ध कहते हैं। तो गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। बात समझ में आई? ये थी 1830 की क्रांति। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं 1848 की क्रांति, ठीक है। 1848 की क्रांति, ठीक है। अठारह की क्रांति क्या है? देखिए, 1830 की क्रांति समाप्त होती है। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप नया राजा बनता है। 1830 से पहले किसका शासन चलता था? बुर्बो वंश का। किसका शासन चलता था? बुर्बो वंश का, नाम सुने होंगे। और 1830 में जो क्रांति हुई उससे बुर्बो वंश का अंत हो गया और एक नया वंश सामने आया जिसका नाम था आर्लेयंस, ठीक है। आर्लेयंस वंश। अब इसका शासन चल रहा है। इससे जो राजा बना वो कौन था? लुई फिलिप। कौन था? लुई फिलिप। ये राजा बनता है कहाँ का? फ्रांस का, ठीक है। और ये जो प्रधानमंत्री बनाता है गीजा को, ठीक है। कितने ईस्वी में? 1840 ईस्वी में। समझते हैं पहले इसको, अभी डरिएगा मत, कहानी है ये, हम कहानियों की तरह बताते हैं, कहानी ही सुनिएगा, समझे ना। देखिए 1830 के बाद 1848 की क्रांति कैसे हुई? बुर्बो वंश का तो सबसे पहले अंत हो गया 1830 में। अब एक नया वंश आया, आर्लेयंस। आर्लेयंस वंश में जो राजा बना उसका नाम था लुई फिलिप। लुई फिलिप राजगद्दी पे बैठता है।
लुई फिलिप उदारवादी नेता था, मतलब वो भी ठीक ठाक आदमी था, वो जनता की भलाई के बारे में सोचता था, उतना नहीं, मतलब नाम के लिए ज़्यादा बुराई नहीं करता था, ये कहा जाता है उनके बारे में। तो लुई फिलिप को उदारवादी नेता माना जाता है, लगभग ठीक ठाक आदमी माना जाता है। इन्होंने 1840 में आते आते गीजा को प्रधानमंत्री बनाया। गीजा घोर प्रतिक्रियावादी। देखिए इसमें ना एक बात समझ में आएगा आपको कि एक आदमी की वजह से पूरा देश उथल पुथल हो जाता है। 1830 की क्रांति में भी यही हुआ, 1840 में 48 में भी यही होगा। गीजा को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। गीजा बहुत हरामी आदमी था और गीजा ने क्या किया कि लोगों की भावनाओं को फिर से दबाने की कोशिश करी। इससे समस्याएं बढ़ रही थी, दिक्कतें फिर से आने लगी। अब संपूर्ण देशों में गीजा का विरोध होने लगा था। जो नेता लोग थे, उदारवादी नेता, सुधारवादी नेता, राष्ट्रवादी नेता, उन्होंने गीजा का विरोध करना स्टार्ट किया। और इसके विरोध में लोगों ने क्या किया, 22 फरवरी को एक भोज का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? भोज का आयोजन किया। पहले भोज का प्रचलन हर जगह था, भारत में भी था, वहाँ पर भी था। तो भोज का आह्वान किया, ठीक है। और यह 25 फरवरी को यहाँ की जो सरकार थी, यानी लुई फिलिप और ये बेचारा कहाँ पे गया, गीजा, ये दोनों देश छोड़ के भाग गया। तो यही क्रांति जो है 1848 की क्रांति है। देखिए सुनने के लिए और कहने के लिए ना बहुत बातें हैं। जो यूट्यूब के जो बहुत सारे लोग हैं वो लेके आते हैं ऐसे करके PDF, पहले लिख देते हैं और उसको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। आपके दिमाग में ठहरता कुछ नहीं है। हम उतना ही चीज़ों को बता रहे हैं जितना आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर आप बुक में पढ़िएगा तो आपको और चीज़ अपने आप से समझ में आ जाएगी, और चीज़ ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी से आप मॉडल प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो भटकिएगा नहीं, ये लोगों के पीछे मत रहिएगा कि नोट्स हमको दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ वैसा वैसा करिए। और कुछ चाहिए और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, धड़ाक से हम रिप्लाई दे देंगे, काम का होगा तो, ठीक है ना। तो यह घटना थी 1848 की क्रांति। अब समझ में आया। अब समझते हैं हम लोग मेटरनिख युग, ठीक है। मेटरनिख युग क्या है? 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था उसमें हमने एक बात बताया था कि मेटरनिख का शुरुआत हो जाता है। और मेटरनिख एक घोर प्रतिक्रियावादी आदमी है, इसकी भी बात हमने कही थी कि मेटरनिख भी खराब आदमी है। तो मेटरनिख जो है ये क्या चाहता है? सबसे पहले ये कहाँ का शासक था? ऑस्ट्रिया का, ठीक है। और ऑस्ट्रिया हमेशा से इटली के ऊपर अपना प्रभुत्व बनाना चाहता था और जर्मनी के ऊपर भी अपना प्रभुत्व बनाना चाहता था। ऑस्ट्रिया बहुत ताकतवर था क्योंकि ये मेटरनिख प्रतिक्रियावादी आदमी था। ये दूसरे देशों को अपने कब्जे में लेने के बारे में बड़ा ध्यान में रखता था, उसके ऊपर शासन करने में बड़ा मजा आता था इसको। तो मेटरनिख जो है यानी ऑस्ट्रिया जो है इटली के ऊपर अपना प्रभाव, जर्मनी के ऊपर अपना प्रभाव, प्रसा ये सब के ऊपर अपना प्रभाव बनाए रखने की हमेशा कोशिश करते थे, जिसमें इटली और जर्मनी प्रमुख हैं। इन्होंने क्या किया कि इटली के जो देश थे इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, इनके कई राज्य बना दिए और दूसरे बगल वाले देशों को दे देते थे। जैसे इटली की राजधानी रोम को पोप को दे दिया। इसके बाद पिडमॉन्ट करके है शहर, उसको भी दूसरे देशों को दे दिया। मतलब पूरा बंटवारा कर दिया, दूसरे देशों को ढुका दिया कि युद्ध हो ही ना, इटली के लोग कुछ भी कर ले लेकिन क्रांति नहीं हो पाए, यहाँ पर एकीकरण नहीं हो पाए, ऐसा ऑस्ट्रिया चाहता था, नहीं हो पाए, ठीक है। यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि मेटरनिख के समय में देश और दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इसका अवहेलना होता होगा, क्योंकि जो उदारवादी और सुधारवादी लोग होंगे इसका विरोध कर रहे होंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, घोर प्रतिक्रियावादी मत बनो, तो लोग इसका विरोध कर रहे होंगे, ये जाहिर सी बात है। तो ऐसा होता था कि मेटरनिख का विरोध शुरू हो गया था संपूर्ण ऑस्ट्रिया में, संपूर्ण यूरोप में थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था। और हुआ ये कि ऑस्ट्रिया की जनता भूखमरी से हताश हो गई, बेरोजगारी भर भर के आने लगी। तो अब अपने देश के लोगों ने ही उसका विरोध करना शुरू किया। अंततः 1848 में उसे देश छोड़ के भागना पड़ा। बेचारा खुद शासन बनाने के चक्कर में देश छोड़ना पड़ा। देश छोड़ के क्या किया? भाग गया 1848 में। इसी दौर को 1815 से 1848 के दौर को हम लोग क्या कहते हैं? मेटरनिख युग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटरनिख युग कहते हैं। अब एक बार और समझिए,
लिखिएगा, वियना सम्मेलन के बाद 1815 ईस्वी में मेटरनिख का शासन शुरू होता है। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया की जनता उनसे काफ़ी नाराज थी क्योंकि भूखमरी और बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। उन्होंने इटली को तोड़ तोड़ के कई राज्यों में विभाजित कर दिया, दूसरे देशों को भी जोड़ दिया। उन्होंने दूसरे देशों पर अधिक अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता था। इससे अपने देश के लोगों में भी परेशानियां उभर के आ रही थी। सुधारवादी लोग जो थे या राष्ट्रवादी लोग जो थे उसका विरोध कर रहे थे। इसी बीच देशों में आंदोलन छिड़ गया और सन 1848 में से ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ा, देश छोड़कर भागना पड़ा। ये लिखिएगा मेटरनिख युग के बारे में, समझ गए। अब हमारे सामने जो एक प्रश्न है वो है इटली का एकीकरण। ठीक है, अब इसको समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसको समझ गए आप तो हमको लगता है कि आप बहुत चीजें समझ जाएंगे। इटली की एकीकरण, इटली का एकीकरण लिख देते हैं, समझते हैं अब इसको। इटली का एकीकरण देखिए, हुआ ये था, जैसे भारत के बारे में अगर थोड़ा सा आपको मालूम हो तो भारत 1947 में से पहले कई राज्यों में विभाजित थी। वहाँ के राजाएं शासन करती थी, सुने होंगे आप। यहाँ का शासन कोई और था, जैसे दरभंगा महाराज का नाम सुने होंगे। राजनगर का जो राजा था वो कोई और था। तो इस तरीके से छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थी भारत भी। तो पहले यूरोप में इटली भी बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थी, लेकिन आमतौर पर नाम आता था संपूर्ण देश का, जिसका नाम है इटली। तो इटली का एकीकरण क्यों जरूरी था? ताकि संवैधानिक राजतंत्र और लोगों में जो बार बार दिक्कतें आ रही हैं, यानी भूखमरी आ रही हैं, ये वो उसकी समाप्ति हो सके। तो इटली का एकीकरण इसलिए अनिवार्य था। 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ, उसी टाइम 1814 से 1815 में वियना कांग्रेस, ये एक समूह है। वियना कांग्रेस ने सर्डिनिया और पीडमोंट को एकीकरण कर दिया। क्या कर दिया? का एकीकरण कर दिया। ठीक है, तो यहीं से अब एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। शुरुआत करने में ही समय लगता है। तो 1814 और 1815 में वियना कांग्रेस ने इटली के दो बड़े क्षेत्र सर्डिनिया और पीडमोंट का एक कर दिया, मिला लिया। ठीक है, एक राज्य बना दिया। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी। लोगों ने प्रयास करना शुरू किया कि अब इसी तरीके से हम लोग मिलाना स्टार्ट करेंगे। इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति हुए जिन्होंने प्रयास किया। सबसे पहला व्यक्ति का नाम है मेजनी, दूसरा व्यक्ति का नाम है कॉन्ट काबूर और तीसरा व्यक्ति का नाम है गैरीबाल्डी। अब इन तीनों व्यक्ति के बारे में समझना पड़ेगा कि ये तीनों व्यक्ति कैसे एकीकृत किया और अंततः कैसे एकीकरण हुआ, तो ही हमें इटली के एकीकरण का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। पहला हम लोग चर्चा करते हैं मेजनी के बारे में। ठीक है, इसको समझते हैं। मेजनी एक साहित्यकार था। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। गणतांत्रिक मतलब क्या? जो अभी शासन है, आप वोट देते हैं और मतलब संवैधानिक शासन, जो एक संविधान बनेगा और संविधान के अंतर्गत पूरा देश चलेगा। तो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था का क्या था? समर्थक था। इसके बाद योग्य सेनापति भी था, एक योग्य सेनापति भी था। ये 3 चीजें मेजनी में थी। एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, योग्य सेनापति भी था। कौन? मेजनी। मेजनी 1831 में यंग इटली की स्थापना की। किसके लिए? यंग इटली मतलब क्या? एक यूथ की स्थापना करी जो इटली के एकीकरण में मदद करता है। ठीक है, 1831 में। फिर उन्होंने 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। यंग यूरोप, अब देखिए पूरा यूरोप
को उन्होंने संदेश देना चाहा, अपने ओर आकर्षित करना चाहा यंग यूरोप के माध्यम से। उन्होंने एक ऐसी समूह बनाई यंग यूरोप, जिससे संपूर्ण यूरोप उसके तरफ फेवर में आने लगा था। यह राजनीति होती है, दिमाग होता है। देखिए दिमाग कितना था जो वो इस तरीके से सोच पाता था उस टाइम में, बहुत बड़ी बात थी। तो मेजनी एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, योग्य सेनापति भी था। उन्होंने